तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी मेजर पेपर के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 7 मई 2026 को होने वाला है, उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 1 यानी बीए सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन 2025 से 26 वाले का प्रीवियस ईयर्स वाले पेज क्वेश्चन पेपर को हमने लिया है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में और उनका एग्जाम 7 मई को होने वाला है, उनके लिए वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 7 मई वाला पेपर में आप लोग का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस इस वाले क्वेश्चन से हर साल पूछा गया सवाल मिलता है और अभी भी यहाँ तक मिल रहा है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आज का वीडियो में, क्योंकि सेक्शन ए को हम लोग देखेंगे यानी खंड या को वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। यानी जो आपका सवाल रहेगा 2 अंक का होगा। प्रत्येक सवाल कितना अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा। कुल आप लोगों को 10 सवाल दिए जाएंगे और 10 सवाल में आप लोगों को 10 में 10 बनाना है। ठीक है, यानी कुल आपका जो है 10 दूना 20 नंबर, आपका 20 नंबर जो है आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या उत्तर को देखेंगे। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते हैं और 7 मई वाले पेपर में आप लोग एग्जामिनेशन में हॉल में फोड़ कर आइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग उत्तर को भी देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है हमारा अपर्दन शब्द को परिभाषित करें। पहला शब्द क्या है हमारा? अपर्दन शब्द को परिभाषित करना है। दूसरा है हमारा वलन के प्रकार कितने होते हैं, जो वलन है उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जो है हमारा, तीसरा प्रश्न जो है हमारा वो है हमारा स्थानीय पवने का वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? स्थानीय पवने का वर्णन करना है। जबकि चौथा प्रश्न जो है हमारा वो वायु राशि क्या है। वायु राशि क्या है, चौथा प्रश्न जो है हमारा। पांचवा प्रश्न है हमारा कि जैविक उत्तराधिकार क्या है। जैविक उत्तराधिकार क्या है। जबकि छठा प्रश्न जो है हमारा वो बायोम को परिभाषित करें। छठा क्या है हमारा? बायोम को परिभाषित करें। सातवां प्रश्न जो है हमारा वो प्रतिचक्रवात क्या है। आठवां प्रश्न जो है हमारा वो भू संतुलन को परिभाषित करें। आठवां प्रश्न क्या है हमारा? भू संतुलन को क्या करना? परिभाषित करना है। जबकि नौवां प्रश्न जो है हमारा वर्षा के प्रकार, और 10वां जो अंतिम है प्रश्न जो है हमारा वो महासागरीय निक्षेप है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इन 10 सवालों का उत्तर को देखने वाले हैं, और इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 15 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देख लिया, अब एक एक करके हम लोग उत्तर को भी देखते हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा अपर्दन क्या है। तो चलिए अपर्दन क्या है, जो कि हम लोग 10 सवाल को देखेंगे। वो 10 सवाल जो हमारा रहेगा 2 अंक का रहेगा। ठीक है, लेकिन जो उत्तर बताएंगे आपको 2 नंबर में भी काम आएगा और 5 नंबर में भी आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग अपर्दन के बारे में देखते हैं कि अपर्दन क्या है हमारा। तो देख सकते हैं अपर्दन आनी, अपर्दन का अर्थ है और परिभाषा निम्नलिखित है। अपर्दन का अर्थ अलग है और परिभाषा जो भी है वो निम्नलिखित है। ठीक है, पहले हम लोग परिभाषा को बात करते हैं, डिफिनेशन को बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है हमारा कि अपर्दन वह प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से मिट्टी, पृथ्वी की क्या सतह से मिट्टी, चट्टान या घुले हुए पदार्थ से टूटकर, या घुले हुए पदार्थ से क्या होता है? टूटकर, घिसकर या टकराकर जलवायु, टकराकर क्या? जलवायु और बर्फ का गुरुत्वाकर्षण जैसी प्रक्रियाएं और शक्तियां द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित यानी ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुल मिला के कहना है कि अगर पृथ्वी की सतह से मिट्टी या चट्टान या घुले हुए पदार्थ टूटकर या घिसकर और टकराकर या जलवायु और बर्फ से गुरुत्वाकर्षण के बल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। उसकी अर्थ की जब बात करें यानी माइनिंग की जब बात करें तो हमारा इसे सरल हिंदी में क्षरण या घिसाव या मिट्टी का कटाव कहते हैं या क्षय कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी के ऊपरी आवरण को धीरे धीरे क्या करता है? नष्ट करने में और या हटाने की प्रक्रिया करता है। जब इसकी मुख्य बिंदु की बात करें हम लोग तो मुख्य बिंदु इसकी प्रमुख 3 मुख्य बिंदु है, जिसमें पहला है हमारा कारक। कारक में कौन कौन सा जाएगा? जबकि जल जो कि नदी और वर्षा के द्वारा होता है। वायु की बात करें तो वायु में आ जाएगा हमारा हवा, और बर्फ की बात करें तो बर्फ में आ जाएगा ग्लेशियर और गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा। ठीक है, जबकि प्रक्रिया की बात करें तो इनमें सामग्री केवल टूटने के ही नहीं बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, परिवहन भी शामिल है। और कुल मिला के कहना प्रक्रिया में कि इसमें सामग्री का केवल टूटना ही नहीं होता है बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये हमारा परिवहन को शामिल करता है। ये हमारा प्रक्रिया। जबकि अंतर की बात करें तो अंतर में हो जाएगा अपक्षय से अलग है। अंतर में क्या है? अपक्षय से अलग है, और अपक्षयों में पदार्थ अपनी जगह पर ही टूटते हैं। अपक्षय में क्या होता है? पदार्थ जो अपनी जगह पर टूटते हैं, जबकि अपर्दन की जगह क्या होता है? अपर्दन में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण की जब बात करें तो हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा
जो पहला उदाहरण है वो हमारा नदी के पानी द्वारा अपने किनारों की मिट्टी को बहा कर ले जाना, वो हमारा जल अपरदन हो जाएगा। क्या है? जब नदी के पानी के द्वारा किनारों की मिट्टी को बहा कर ले जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? तो जल अपरदन कहलाता है। जबकि तेज, दूसरा उदाहरण हमारा तेज हवाओं द्वारा रेगिस्तान और मिट्टी को उड़ा ले जाना, क्या होता है? रेगिस्तान और मिट्टी को उड़ा ले जाना क्या कहता है? हमारा वायु अपरदन कहलाता है। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो उत्तर था, ये सवाल जो आपका 2 नंबर में पूछेगा और ये 1 नंबर में भी पूछेगा और 3 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा या 15 नंबर में पूछेगा। हमने इस वीडियो में इस तरह से कंटेंट को लाए हूं ताकि किसी भी सवाल किसी अंक में पूछे, आप लोग को पूरा फोड़ कर आना है। ठीक है? किसी भी सवाल किसी अंक में पूछे, चाहे 10 नंबर में पूछे, चाहे 5 नंबर में पूछे, चाहे 15 नंबर में पूछे, लेकिन आप लोग को इस कंटेंट के द्वारा आप लोग को 1 नंबर का भी काम हो जाएगा, 2 नंबर का भी काम हो जाएगा, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, किसी भी प्रश्न में पूछे आप लोग को फोड़ कर आना है, फोड़ कर आना है, फोड़ कर आना है। ठीक है? चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न था हमारा वलन क्या है। दूसरा प्रश्न क्या था? वलन के प्रकार क्या है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारा वलन के प्रकार क्या है। तो देखते हैं वलन यानी फोल्डिंग। वलन यानी फोल्डिंग पृथ्वी की आंतरिक परतों में संपीड़न बलों के कारण चट्टानों को मुड़ने की प्रक्रिया है। क्या है? बलों के कारण चट्टानों की मुड़ने की क्या है? एक प्रक्रिया है जो पर्वत निर्माण का मुख्य कारण है। क्या है? जो पर्वत निर्माण का क्या है? एक मुख्य कारण है। जबकि मुख्य वलन प्रकारों की बात करें तो आता है हमारा सममित। क्या आता है? सममित। और क्या आता है? असममित। ये क्या आता है? असममित। ठीक है? एक आता है एक नत और दूसरा हो जाता है आइसोक्लिनल। क्या होता है? आइसोक्लिनल। और जो अंतिम है हमारा वो परिवलित है। क्या है? परिवलित है, जो कि वलन में शामिल है। तो कुल कितने प्रकार हो गए? तो कुल जो है हमारा वो 5 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। तो पूछेगा वलन के कितने प्रकार है, तो आप लोग को फोड़ कराना है 5 प्रकार। और नाम पूछेगा तो नाम को आपको डायग्राम के द्वारा बनाना है ताकि आपका नंबर में भी कोई कटाव नहीं आए। ठीक है? ये चट्टानों की कोमलता और दबाव की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। ये चट्टानों की क्या? कोमलता और दबाव के इशारे पर निर्भर करती है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट रहा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहे। और 7 मई वाला पेपर में आप लोग फोड़ कराएं, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है और कम समय में अच्छा करने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कि इसमें आज के वीडियो में जो कंटेंट लाए वो 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले और 15 नंबर वाले प्रश्न का भी उत्तर इसी में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न जो था हमारा, वो तीसरा प्रश्न क्या था? स्थानीय पवनें क्या है। तो चलिए देखते हैं कि स्थानीय पवनें क्या है और हम लोग सरल भाषा में स्थानीय पवन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो स्थानीय पवनें वे हवाएं हैं जो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में स्थानीय तापमान और वायु दाब के अंतर के कारण कुछ समय के लिए चलती है। क्या होती है? कुछ समय के लिए चलती है। वे पवनें जो गर्म या ठंडी हो सकती है। वे पवनें क्या हो सकती है? गर्म और थोड़ी ठंडी भी हो सकती है। और उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे रेगिस्तान हो, से प्रभावित होती है। और जैसे कि उत्तर भारत की गर्मियों में चलने वाली लू को निर्भर करती है। ठीक है? तो ये रहे जो कि कुछ डिफिनेशन रहा स्थानीय पवने का। अब इस स्थानीय पवने के कुछ हम लोग मुख्य पॉइंटों के बारे में समझते हैं कि हमारा मुख्य पॉइंट क्या है। देख सकते हैं कि स्थानीय पवनों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा हमारा सीमित प्रभाव। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सीमित प्रभाव। ये हवाएं बहुत ही बड़े क्षेत्र के बजाय एक छोटे विशिष्ट स्थान तक ही सीमित रहती है। क्या होती है? एक विशिष्ट स्थान तक ही सीमित रहती है। दूसरा क्या है? अस्थायी प्रकृति। क्या है दूसरा? अस्थायी प्रकृति। ये अक्सर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ही सक्रिय रहती है। या क्या होता है? ये अक्सर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ही क्या रहती है? सक्रिय रहती है। जबकि हमारा तीसरा हो जाएगा तापमान और दबाव का अंतर। तापमान और दबाव का अंतर। जब किसी स्थान पर हवा बहुत ही गर्म होकर उठती है, क्या होती है? जब किसी स्थान पर हवा जो बहुत गर्म होकर ऊपर उठती है तब निम्न दाब होता है। क्या होता है? निम्न दाब होता है। तो आपस में ही ठंडी हवा उच्च दाब को जगह लेना आती है। क्या होती है? आपस में क्या होती है? उच्च दबाव जो है, उच्च दाब है, वो आपस में ठंडी हवा लेने आती है। जबकि भौगोलिक प्रभाव की बात करें तो ये स्थानीय बनावट है। पहाड़ों से तटीय क्षेत्र में के अनुसार ये अपनी दिशा को गति में बदलती रहती है। तो ये देख सकते हैं स्थानीय पवने की कुछ प्रमुख, जो कि आपका जो 5 नंबर में भी काम आ सकता है, 10 नंबर में भी काम आ सकता है, 15 नंबर, यानी आपका एग्जामिनेशन में किसी का भी सवाल किसी अंक में पूछ दे, आप लोग को इस वीडियो में उसी का उत्तर मिलने वाला है। ठीक है? तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न के उत्तर को देख लें। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चौथा प्रश्न का उत्तर जो हमारा ये रहा। चौथा प्रश्न क्या था हमारा, वायु राशि क्या है। तो चलिए देखते हैं कि वायु राशि क्या है। तो देख सकते हैं यार, क्षोभ मंडल में उत्पन्न होकर मौसम को सीधे प्रभावित करता है। ये क्या होता है, क्षोभ मंडल में उत्पन्न होकर मौसम को क्या होता है, सीधे प्रभावित करता है। और वायु राशि अपने मूल स्थान को के ठंडे या गर्म होने के आधार पर नमी ग्रहण करता है। क्या होता है, मौसम के ठंडे होने पर और गर्म होने के आधार पर उसके आता है नमी ग्रहण करता है। अब देखते हैं वायु राशि के मुख्य पहलू के बारे में। वायु राशि के क्या होता है मुख्य पहलू, दो हमारा मुख्य पहलू है। देखते हैं हमारा उत्पत्ति और विशेषता की बात करें तो वायु राशि का उत्पत्ति कैसे होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब हवा किसी समरूप धरातल, जब किसी हवा समरूप धरातल, बड़ा महाद्वीपीय या महासागर पर लंबे समय तक स्थिर रहती है। क्या होती है, लंबे समय तक क्या होती है, स्थिर रहती है। तो वह एक सतह के तापमान पर नमी पर अपना लेती है। क्या होती है, एक सतह पर नमी पर अपना लेती है। अब इसकी वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में हमारा हो जाएगा महाद्वीपीय, जो कि शुष्क और महाद्वीपीय पर निर्मित करता है। जबकि समुद्री की बात करें तो नम और महासागरों में निर्मित होती है। जबकि आर्कटिक और ध्रुवीय की बात करें तो हमारा बहुत ठंडी होती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो हमारा गर्म होती है। ठीक है, वर्गीकरण के उदाहरण पर देखें तो हमारा हो जाएगा महाद्वीपीय, ध्रुवीय, और दूसरा हो जाएगा समुद्री उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, जो कि ये ठंडी भी होती है और शुष्क भी होती है, जबकि ये हमारा गर्म भी होती है और आर्द्र भी होती है। ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर, जो कि वायु राशि के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ली। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं और पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ये रहा। पांचवा प्रश्न था हमारा कि जैविक उत्तराधिकार क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा जैविक उत्तराधिकार क्या है। और जैविक उत्तराधिकार को सरल भाषा में हम लोग समझते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में फोड़ कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जैविक उत्तराधिकार क्या है। यानी इकोलॉजिकल, बायोटिक और सक्सेशन। ठीक है, सक्सीजन यानी ऐसी कार्मिक प्रक्रिया जिसमें समय के साथ किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के समुदाय यानी कम्युनिटी में बदलते हैं। इंतजा इसमें बंजर भूमि पर नहीं, जीवों के आने से लेकर एक स्थिर और परिपक्व में चरमोत्कर्ष यानी कि चरमोत्कर्ष और समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें तो हमारा हो जाएगा बनने तक के चरण में शामिल होती है, जो पर्यावरण के बदलावों के साथ भी विकसित होते हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण के बदलावों के साथ भी विकसित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैविक उत्तराधिकार की मुख्य विशेषता के बारे में। तो पहला हो जाएगा हमारा कर्मिक बदलाव, जो कि यह रातों रात नहीं बल्कि वर्षों या सर्दियों में भी होने वाला बदलाव में परिवर्तन होता है। प्रकार की जब बात करें तो हमारा पहला प्रकार हो जाएगा प्राथमिक उत्तराधिकार, जो कि प्राइमरी हो जाएगा। वहां तो होता है जहां पहले कभी जीवन नहीं था, जैसे नई चट्टाने या लव प्रवाह हो सकता है। दूसरा है हमारा द्वितीय उत्तराधिकार, जो कि सेकेंडरी में आता है। वहां होता है जहां पहले जीवंत था लेकिन नष्ट हो गया हो, जैसे जंगल में आग या बाढ़ के बाद जमीन आता है। ठीक है, अब हम लोग का बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। इसमें पहले कठोर प्रजातियां होते हैं, जो कि पेनियर होते हैं, पेनियर स्पेसीज होते हैं, और फिर धीरे धीरे अन्य जीवों और अंत में बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल में स्थापित होता है। ठीक है, तो ये जो रहा हमारा पांचवा प्रश्न का उत्तर रहा। और अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न था हमारा कि बायोम क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा बायोम क्या है और बायोम के बारे में हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। बायोम की जब बात करें तो पृथ्वी पर स्थित एक बहुत ही बड़ा विस्तृत भौगोलिक और पारिस्थितिकी समुदाय है। क्या है, पारिस्थितिकी समुदाय है, जिसे वहां की समान जलवायु, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के आधार पर पहचाना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक स्थित बहुत ही बड़ा विस्तृत है, जो कि भौगोलिक और पारिस्थितिकी समुदाय है, जिससे वहां की सामना जलवायु, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीवन जंतुओं के आधार पर पहचाना जाता है। ये प्राकृतिक रूप में निर्मित क्षेत्र हैं, जैसे रेगिस्तान, वन या टुंड्रा, जहाँ के जीवन विशेषता पर्यावरणीय और स्थानीय में अनुकूल ढले होते हैं। ये जो रहा हमारा छठा प्रश्न का उत्तर रहा, और ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग सवाल को विशिष्ट प्रकार के देखते जाइएगा और कुल माइंड में बैठाते जाइएगा, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है और कम समय में अच्छा करने के लिए आप लोग को वीडियो फुल वॉच करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न का उत्तर। सातवां प्रश्न था हमारा प्रति चक्रवात क्या है। तो चलिए देखते हैं प्रति चक्रवात हमारा क्या है। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन, जो कि उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। क्या, एक उच्च वायु दाब का एक क्षेत्र है जहां हवा केंद्र के बाहर की ओर और परिधि की तरफ चलती है और ऊपर से नीचे की ओर
बैठती है। ठीक है, यह चक्रवात की विपरीत होता है और आमतौर पर साफ असमान और शांत हवा और स्थिर शुष्क मौसम को क्या होता है, लाता है। इनमें हवा की दिशा उत्तराधिकार और दक्षिण वार्त और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, वामावार्त होती है। क्या होता है, वामावार्त होती है। अब देखते हैं कि प्रति चक्रवात की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारे केंद्र में उच्च दबाव। इसके केंद्र में वायु दाब का अधिकतम होता है जो बाहर की ओर कम हो जाता है। क्या होता है, बाहर की ओर कम हो जाता है। दूसरा आ रहा मौसम की स्थिति। क्या होता है, मौसम की स्थिति। प्रति चक्रवात साफ, सुहाना और शुष्क मौसम को लाता है, ना कि चक्रवात की तरह तूफान या बारिश को लाता है। ठीक है, अगला है हमारा वायु का अवतरण। क्या है, वायु का अवतरण, यानी हवा ऊपर से नीचे की ओर बैठती है जिससे हवा संकुचित और गर्म हो जाती है जो बादलों के बनने से रोकती है। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको 5 नंबर में पूछा गया सवाल है तो पॉइंट में लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछा गया सवाल तो आपको डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, एनी डिफिनेशन लिखना है। अगर 15 नंबर में पूछा गया तो आपको पूरा लिखकर निष्कर्ष को दिखा देना, तो आपको 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो में अंतिम तक बने रहे और वीडियो को मजा लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है, कम समय में एक ही वीडियो में आप लोग को फुल कोर्स मिलने वाला है। तो आप लोग देख के जाएगा तभी ना आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ पाएगा, क्योंकि 7 मई वाला पेपर बहुत ही बेटर जाने वाला है आप लोगों को, अगर वीडियो आप लोग को फुल वॉच करते हैं तो। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा हवा की दिशा, यानी उत्तराधिकार गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण वर्त और दक्षिण गोलार्ध का वाम वर्त होता है। ठीक है, अगला हमारे आकार की बात करें तो ये चक्रवातों की तुलना में आकार से बहुत ही बड़े और विस्तरित होते हैं। और गति की बात करें तो ये चक्रवात की तुलना में बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और इसलिए कई दिनों तक, हफ्तों तक एक ही स्थान पर रुक सकते हैं। क्या होता है, एक ही स्थान पर रुक सकते हैं। तो ये रहा जो हमारा 7वां प्रश्न का उत्तर रहा। अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 8वां प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न क्या था हमारा, भू संतुलन क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग भू संतुलन क्या है। और ये सवाल जो है कई बार आप लोग को सेमेस्टर 1 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अगर ये सवाल को आप लोग करके जाते हैं तो आप लोग को कम से कम आपका नंबर जो है 2 या 5 या 15 फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये सवाल करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा और आपका एग्जाम का जो हर एग्जाम का सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आप लोगों को तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर तैयारी करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा भू संतुलन क्या है। तो भू संतुलन की बात करें तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के ऊंचे भागों या पर्वत पठार और नीचे धंसे भागों को महासागर या बीच के पूर्व गुरुत्वाकर्षण कारण बनी आंतरिक स्थिरता और संतुलन की व्यवस्था है। ठीक है, कुल मिला के कहें तो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है, क्या है, भूप्रपट्टी है, ऊंचे भागों को पर्वत पठार कहा जाता है, जबकि नीचे धंसे भागों के क्या कहा जाता है, तो महासागर कहा जाता है। ठीक है, बीच की बात करें तो बीच में हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण बनी आंतरिक स्थिरता है जिसे हम लोग संतुलन की अवस्था है। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि धरातल के विभिन्न घनत्व और मोटाई वाले भागों में एंथोस्फीयर यानी एंथोस्फीयर पिघलती हुई चट्टानों पर अपने भार के अनुसार तैर रहे हैं, जिसे समान दबाव बना रहा है। मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु हो जाएगा हमारा ये अर्थ है। क्या हो जाएगा, अर्थ यानी आई सोसाइटी का शाब्दिक अर्थ है समान दबाव और समान स्थिरता स्थिति बनाई रहती है। प्रतिपात की बात करें तो इसकी अवधारणा में 1889 में अमेरिका भूवैज्ञानिक क्लेरेंस डंटन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या क्लेरेंस डंटन द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगली बात करें सिद्धांत की तो हमारा हो जाएगा या पृथ्वी के धरातल से ऊंचे ऊंचे उठे हुए क्या निचले हिस्सा का बीच का एक संतुलन है जो कि दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कि संतुलन को दर्शाता है। लास्ट और अंतिम पॉइंट है हमारा कार्यविधि में हमारा जो है भारी ब्लॉक और कम गहराई तक, हल्के ब्लॉक और अधिक गहराई तक पिघले हुए मेंटल से डूबे रहते हैं। ठीक है, ये जो रहा हमारा 8वां प्रश्न का उत्तर रहा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब हम लोग देखेंगे 9वें प्रश्न और उसके बाद देखेंगे हम लोग 10वें प्रश्न को। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग 10 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल को कंप्लीट कर रहे हैं। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। तो 9वां प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ये रहा। 9वां प्रश्न था हमारा कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं कि वर्षा हमारा जो होगा कितने प्रकार की होगा। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा मुख्य जो है 3 प्रकार की होती है, जो आपको 15 नंबर में काम आने जाएगा। ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। तो वर्षा जो है कितने प्रकार के होते थे, कुल 3 प्रकार की होती है। ठीक है,
वह संवहनीय होती है, पर्वतीय होती है और चक्रवातीय और वातर्कीय वर्षा होती है। यानी पहला हो जाएगा संवहनीय वर्षा, दूसरा हो जाएगा पर्वतीय वर्षा और तीसरा हो जाएगा चक्रवातीय वर्षा। ये वर्षा बादल के निर्माण और ऊपर उठने की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो हवा के तापमान और नमी पर निर्भर करती है। वर्षा के प्रकार और उनकी प्रमुख व्याख्या के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला आ जाता है हमारा संवहनीय वर्षा, जिसकी प्रक्रिया है हमारा जब गर्म हवा हल्की होकर संवहनीय धाराओं के ऊपर उठती है, उसे ठंडी होकर संघनित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसे हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो यह आमतौर पर गर्म और आर्द्र क्षेत्रों जैसे भूमध्य रेखाएं क्षेत्रों में दोपहर के बाद गरज और बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। अगला है हमारा परिवर्तीय वर्षा, जो कि प्रक्रिया की बात करें तो जब वाष्प से भरी हुई हवा रास्ते से पहाड़ आ जाती है, यानी भरी हुई हवा के रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं, तो वह हवा ऊपर उठना पड़ता है और ऊपर उठने पर हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तो वहां क्या होती है, वर्षा कराती है। उसी को हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। विशेषता की बात करें तो हमारा जगह पहाड़ के एक तरफ और पवन मुखी भारी वर्षा होती है, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ विमुख और कम वर्षा होती है, जिसे पृष्ठीय छाया क्षेत्र और कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय छाया क्षेत्र और कम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं चक्रवातीय वर्षा। ये हमारा चक्रवातीय वर्षा के प्रकार हो गए। जो चक्रवातीय वर्षा की प्रक्रिया की बात करें तो यह वर्षा तब होती है जब गर्म और ठंडी हवा की राशियां आपस में क्या होती है, मिलती है। जब गर्म हवा और ठंडी हवा की राशियां क्या होती है, आपस में मिलती है और गर्म हवा हालांकि होने के कारण ऊपर उठती है, ठीक है, जिससे संघनन के कारण वर्षा होती है। विशेषता की बात करें तो यह चक्रवातों को वातावरणों यानी वातावरणों का कारण होती है और बड़े क्षेत्रों के माध्यम से भारी वर्षा करा सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्षा के तीन प्रकार, जो कि तीनों प्रकार के हम लोग प्रमुख व्याख्या किए हैं। अब हमारा आ जाएगा 10वां प्रश्न, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा। और वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि छोड़ के जाएगा तो आपका 7 मई वाला पेपर में आपका प्रश्न छूट सकता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग समाप्ति करेंगे, इस वीडियो का अंत करेंगे और उससे अगले वाले वीडियो में हम लोग 15 नंबर वाले सवाल को भी लाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा 10 नंबर का सवाल, और 10 नंबर वाला सवाल था हमारा कि महासागरीय निक्षेप क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग महासागरीय निक्षेप क्या है। तो महासागरीय जो निक्षेप है वो हमारा समुद्री की तलछट्टी यानी तलछट्टी यानी तलहट्टी पर जमा हुए और असंगठित ढीले अवसादों के परते हैं। ये पदार्थ मुख्य रूप से नदियों और हवाओं के हिमनदों द्वारा लाए गए स्थलीय मतलब हैं। मिट्टी, रेत और ज्वालामुखी राख और समुद्री जीवों को वनस्पतियों के अवशेषों से बने होते हैं। ये मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक इतिहास के जलवायु परिवर्तन और रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं। महासागरीय निक्षेप की बात करें तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, विशेषता और प्रकार की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर हमारा वर्गीकरण किया गया है, जो कि पहला आ जाएगा स्थलीय निक्षेप। स्थलीय निक्षेप की बात करें तो हमारा जगह नदिये, पवन और बर्फ द्वारा महाद्वीपों से बहकर लाए हुए अवसाद की बात करें, जैसे रेत, सिल्ट और कलें। दूसरा आ जाएगा ज्वालामुखी निक्षेप, यहाँ हमारा हो जाएगा ज्वालामुखी फटने से निकले हुए राख और लावा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा जैविक निक्षेप, जो कि सूक्ष्म समुद्र जीवों जैसे डाइटम, रेडियोलाइजर और पेटेलोफोर्ड के कंकालों को निर्मित कीचड़ है, ठीक है, जो कि स्थान के आधार पर तट के पास वाले और गहरे समुद्र के पाले प्लेजिकल निक्षेप है। महत्व की बात करें तो ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं और पृथ्वी के इतिहास और प्लेट विवर्तनिक को यानी टेक्टोनिक प्लेट्स को प्राचीन जलवायु को समझने के लिए मदद करते हैं। ये जो रहा हमारा 10 प्रश्न का उत्तर रहा, और जो कि ये भी हमारा सवाल पूछा गया सवाल है और 15 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो वीडियो आप लोग छोड़ कर नहीं गए होंगे, आप लोगों को हमको भरोसा है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका जो 7 मई वाला पेपर रहेगा फोड़ सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग 10 सवाल के कराएं, अगले वीडियो में हम लोग फिर 10 सवाल को करेंगे और उस वीडियो में हम लोग 15 अंक वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कितने अंक वाले, 15 अंक वाले के, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें और एक कमेंट प्यारा सा करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट